हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे चल रही। फ्रेंड्स, आज देखेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देखिएगा फ्रेंड्स। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करिएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से स्थानीय सुशासन के संदर्भ में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। किससे संबंधित? स्थानीय सुशासन के संदर्भ में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित। देखिए फ्रेंड्स, बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है। स्थानीय सुशासन में महिलाओं हेतु 1/3 पद आरक्षित रखे जाते हैं। 1/3 से अधिक स्थानों के आरक्षण हेतु राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई। देखिए फ्रेंड्स, बताइए इसमें कौन सा सही है। फ्रेंड्स, याद रखिए इसके दोनों कथन सही हैं। इसके दोनों कथन सही हैं। स्थानीय सुशासन में महिलाओं हेतु 1/3 पद आरक्षित रखे जाते हैं। 1/3 से अधिक स्थानों के आरक्षण हेतु राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई। इसमें देखिए फ्रेंड्स, स्थानीय सुशासन में महिलाओं हेतु 1/3 पद आरक्षित रखे जाते हैं तथा 1/3 से अधिक स्थानों के आरक्षण हेतु राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई। राज्य विधानमंडल महिलाओं के आरक्षण को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिए इसमें फ्रेंड्स, याद रखिएगा 21 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 21। ठीक है, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 21 हो सकती है। इसमें देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बोर्ड तथा उसके संस्थान के सदस्यों की संख्या और पद से संबंधित है। इस दस्तावेज से संबंधित प्रावधान राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल द्वारा। इसके खंड 1 में कहा गया कि सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या 21 से अधिक नहीं हो सकती। कितनी? 21 से अधिक नहीं हो सकती, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% से अधिक स्थान आरक्षित किया गया? किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% से अधिक स्थान आरक्षित किए गए? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वें संशोधन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 73वें संशोधन के अंतर्गत। इसमें देखिए संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% से अधिक अर्थात 1/3 सीटें आरक्षित की गई तथा राज्य विधानमंडल इसे बढ़ा भी सकता है। किसे? आरक्षण को। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया था। 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। देखिए फ्रेंड्स, बताइए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजीव गांधी जी। कौन थे? राजीव गांधी जी। ठीक है, इसका आंसर डी सही है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी थे। उनका मानना था कि महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए राजीव गांधी जी इसके समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंचायतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसमें तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति अपनाई। नहीं फ्रेंड्स, तमिलनाडु ने त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई। कौन सी? त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई, ना कि द्विस्तरीय, यानी कि इसका पहला ही सही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर ए सही है। फ्रेंड्स, याद रखिए तमिलनाडु ने त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई है। कौन सी? त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई है। आगे देखिए। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी कब? 73वां संविधान संशोधन के बाद। भारत में पंचायती राज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1992 में लागू हुआ था। तमिलनाडु में द्विस्तरीय पद्धति नहीं बल्कि त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई गई। पंचायत के 3 स्तरों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद होती है। द्विस्तरीय पद्धति में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज की किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? किसको सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? देखिए इसमें महिला वर्ग को, मध्यम वर्ग को, पुरुष वर्ग को, कृषक वर्ग को। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा महिला वर्ग को। किसको? महिला वर्ग को। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के प्रावधानों से समाज में महिला वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। इस संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 सीटें आरक्षित की गई। कितनी? 1/3 सीटें आरक्षित की गई, जिससे उन्हें प्रतिनिधित्व में अधिक हिस्सेदारी दी जा सके। किन्हें? महिलाओं को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस पद्धति की स्थापना पृथक चुनाव के आधार पर की जाती है? देखिए फ्रेंड्स, बताइए कितना सरल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, याद रखिए ग्राम पंचायत। कौन सी पंचायत? ग्राम पंचायत। इसका आंसर भी सही है। इसमें देखिए
ग्राम पंचायत पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है। कैसे की जाती है? प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है। ब्लॉक समिति का चुनाव ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। देखिए इसमें जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना, रोजगार का सृजन करना, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार योग्य बनाना। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर सही है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, जिससे उन्हें सशक्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। देखिए बंद बताइए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बलवंत राय मेहता द्वारा। किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता द्वारा। इसका आंसर सही है, बलवंत राय मेहता द्वारा। इसमें देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया था। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया था। किसका? ग्रामोद्धार समिति गठन किया गया था। इस समिति ने स्थानीय सुशासन हेतु गांव से जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था का किस समिति ने? बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम भरे जाने का प्रावधान किया गया? देखिए फिर बताइए, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया? देखिए इसमें राज्यसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। इसका आंसर सही है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। भारत में पंचायती राज के चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने के प्रावधान किया गया, जिसमें चक्रानुक्रम में महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ऐसे प्रत्येक 5 साल पर घूमती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा, चक्रानुक्रम से भरे जाने के प्रावधान किसमें किया गया? पंचायती राज के चुनाव में। याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया? देखिए फ्रेंड्स बताइए कितना सरल क्वेश्चन है। किस तरह के प्रावधान किए गए? प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। इसका आंसर सही है, प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिए, प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया। इस संशोधन द्वारा नियमित तथा तय समय अवधि के दौरान चुनाव का भी प्रावधान किया गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान का प्रावधान किए गए। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिला परिषद के अध्यक्ष को कौन से अधिकार प्रदत्त हैं? आपको बताना जिला परिषद के अध्यक्ष को कौन से अधिकार प्रदत्त हैं? देखिए इसमें जिला परिषद की बैठक का आयोजन तथा उसका संचालन, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पर तथा उसके माध्यम से सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी पर पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण, जिला परिषद की वित्तीय और कार्यपालिका प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है, जिला परिषद के अध्यक्ष को ये सभी अधिकार प्रदत्त हैं। कौन कौन से? जिला परिषद की बैठक का आयोजन तथा उसका संचालन, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पर उसके माध्यम से सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी पर पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण, जिला परिषद की वित्तीय और कार्यपालिका प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिला परिषद के लेखे का अंकेक्षण किसके द्वारा पूरा किया जाता है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, जिला परिषद के लेखे का अंकेक्षण किसके द्वारा पूरा किया जाता है? लेखाधिकारी द्वारा, कोषाधिकारी द्वारा, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। इसमें देखिए जिला परिषद के लेखे का अंकेक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारी के माध्यम से पूरा किया जाएगा तथा अंकेक्षण पूरा होने के 1 महीने के भीतर जिला परिषद को अंकेक्षण टिप्पणी भेजी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए कुल कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित कराए गए थे? 7 गोलमेज सम्मेलन आयोजित कराए गए थे। इसमें देखिए केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु जुलाई से दिसंबर 2004 के बीच पंचायती राज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर देश के विभिन्न भागों में कुल 7 गोलमेज सम्मेलन आयोजित कराए गए थे। कितने? कुल 7 गोलमेज सम्मेलन आयोजित कराए गए। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में तृणमूल स्तर की इकाई है। देखिए इसमें संसद, राज्य के विधानमंडल, राज्यसभा, पंचायती राज। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा पंचायती राज। भारत में तृणमूल स्तर की इकाई क्या है? पंचायती राज। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जनता को प्रत्यक्ष जवाब देने वाली संस्था है। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स आपको मालूम है ग्राम पंचायत है। क्या है? ग्राम पंचायत। इसका आंसर ये सही है, भारत में जनता को प्रत्यक्ष जवाब देने वाली संस्था ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायतें सबसे निचले स्तर की संस्था है। कौन सी? ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायतें सबसे निचले स्तर की संस्था है।
इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जनता द्वारा। ठीक है, ये गणतंत्र की अनोखी संस्था है। कैसी संस्था है? अनोखी संस्था है। ये जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से जवाब दे। कौन सी संस्था है? ग्राम पंचायतें। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायतों की प्रत्येक स्थायी समिति कम से कम और अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या हो सकती है। देखिए मैंने बताइए, कम से कम और अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या हो सकती है ग्राम पंचायत की प्रत्येक स्थायी समिति में। किसमें? प्रत्येक स्थायी समिति में। देखिए अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिए फ्रेंड्स। 3-5 कितनी हो सकती है? 3-5, यानी इसका आंसर ये सही है। कम से कम 3 हो सकती है, अधिक से अधिक 5 हो सकती है। किसमें? स्थायी समिति में। कम से कम 3, अधिक से अधिक 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत अध्यक्ष अधिकतम कितनी ग्राम पंचायत समितियों का अध्यक्ष हो सकता है? आपको बताना है। ग्राम प्रधान अधिकतम कितनी ग्राम पंचायत समितियों का अध्यक्ष हो सकता है? देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अधिकतम 3 समितियों। कितनी? 3 समितियों का। इसका आंसर भी सही है, 3 समितियों का। ग्राम प्रधान अधिकतम 3 समितियों का अध्यक्ष हो सकता है। कितनी? 3 समितियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए इसमें ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? ग्राम प्रधान। बिल्कुल सही है। कौन करता है? ग्राम प्रधान। इसका आंसर ये सही है, ग्राम प्रधान करता है। ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य निर्वाचित होने के लिए अनर्ह है यदि वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है, किसी जिला पंचायत का सदस्य उपाध्यक्ष है, किसी सहकारी संस्था का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य निर्वाचित होने या ऐसा पद धारण करने के लिए अनर्ह होगा यदि वह संसद का या राज्य विधानमंडल का सदस्य है, या किसी जिला पंचायत का सदस्य या उपाध्यक्ष है, या किसी सहकारी संस्था का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है। यानी फ्रेंड्स ये सभी सही है, उपयुक्त में सभी होना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम कितनी जनसंख्या वाले ग्राम या ग्राम समूह को पंचायत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 1000 जनसंख्या। कितनी? कम से कम 1000 जनसंख्या। ठीक है, इसमें देखिए कम से कम 1000 जनसंख्या होनी चाहिए, उससे पंचायत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। ग्राम पंचायत के कार्यकाल तक। तो फ्रेंड्स याद रखिए ग्राम पंचायत के कार्यकाल तक। इसका आंसर डी सही है, ग्राम पंचायत के कार्यकाल तक। ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल जब तक कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्यथा समाप्त ना कर दिया जाए, ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची के संबंध में असत्य कथन बताइए। देखिए मैंने बताइए संविधान की 11वीं अनुसूची के संबंध में असत्य कथन। देखिए इसमें कौन सा है? 11वीं अनुसूची में कुल 27 विषय हैं। फ्रेंड्स पहला ही कथन असत्य है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। इसका आंसर ये सही है। 11वीं अनुसूची का संबंध संविधान के अनुच्छेद 246 से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा ये सूची शामिल की गई। कौन सी? 11वीं अनुसूची। ये भी सही है। इस संशोधन अधिनियम की धारा 4 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ेगी। तो फ्रेंड्स याद रखिए 11वीं अनुसूची किस धारा से जोड़ेगी? धारा 4 से। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि 11वीं अनुसूची किस धारा से जोड़ेगी? धारा 4 से जोड़ेगी। किस धारा से? धारा 4 से। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की धारा 4 द्वारा 11वीं अनुसूची संविधान में शामिल की गई। इस अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय आरक्षित हैं। कितने विषय आरक्षित हैं? 29 विषय आरक्षित हैं। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन ग्राम पंचायतों के कार्यों में शामिल नहीं है? देखिए अपन बताइए निम्न में से कौन ग्राम पंचायत के कार्यों में शामिल नहीं है? देखिए इसमें सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ईंधन और चारा, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि। देखिए अपन बताइए कौन सा ग्राम पंचायत के कार्यों में शामिल नहीं है? ये ग्राम पंचायत के 29 विषय में नहीं आता है। कौन सा? सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि। ये फ्रेंड्स 12वीं अनुसूची का विषय है। किसका है? 12वीं अनुसूची का विषय है। ये नगर पालिका के कार्यों में आता है। किस में आता है? नगर पालिका के कार्यों में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ग्राम पंचायतों के कार्यों में सामुदायिक अस्थियों का निरीक्षण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ईंधन और चारा। ईंधन और चारा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायतों के समग्र एवं समेकित विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP हमारी योजना हमारा विकास की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में कब लागू किया गया? देखिए इसमें बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 2015-16 में। कब लागू किया गया? 2015-16 में। इसमें देखिए ग्राम पंचायतों के विकास योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत विकास की दिशा में प्रगतिशील करना एवं समुदाय को निर्णय लेने में सक्षम बनाना। ग्राम पंचायत विकास योजना हमारी योजना हमारा विकास की प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2015-16 में लागू किया गया था। GPDP वर्ष 2015-16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? वित्त आयोग कोविड के दौर में
महामारी के दौर में, आपदा के दौर में, नए दौर में, देखिए फ्रेंड्स बताइए किस दौर में। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है, तो फ्रेंड्स याद रखिए कोविड के दौर में। किस दौर में? कोविड के दौर में। इसका आंसर ये सही है, वित्त आयोग कोविड के दौर में। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक वित्त आयोग कोविड के दौर में। यह शीर्षक विशेष प्रसंग का प्रचायक है जिसमें इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 15वें वित्त आयोग का शीर्षक क्या है? वित्त आयोग कोविड के दौर में। वित्त आयोग कोविड के दौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको फ्रेंड्स निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखिए इसमें कौन सा कथन सही है। वित्त आयोग एक असंवैधानिक निकाय है, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। यानी कि फ्रेंड्स ये तो असत्य हो गया, आपको सत्य कथन देखना था। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है फ्रेंड्स, यानी कि ये भी सत्य हो गया। इसमें देखिए फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही है, देखिए फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या सही है। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर डी सही है, इसमें कोई सा भी कथन सत्य नहीं था। इसमें देखिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया, यानी कि यह संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 280 3 खा में उपबंध है। संघीय वित्त आयोग राज्यों के वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यों की पंचायतों को संसाधन की उपलब्धता के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाएगा। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिए इसमें कोई सत्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वित्त आयोग से ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिकार हस्तांतरण के लिए आयोग की सिफारिशें शुरू हुई थी? देखिए मैंने बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस वित्त आयोग से ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिकार हस्तांतरण के लिए आयोग की सिफारिशें शुरू हुई थी? देखिए मैंने बताइए आयोग की सिफारिशें शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 10वें वित्त आयोग से। किस वित्त आयोग से? 10वें वित्त आयोग से। इसमें देखिए स्थानीय निकायों को अधिकार हस्तांतरण के लिए आयोग की सिफारिशें 10वें वित्त आयोग से शुरू हुई थी। किससे? 10वें वित्त आयोग से शुरू हुई थी। स्थानीय निकायों के लिए 10वें वित्त आयोग ने कुल 5381 करोड़ रुपए सहायता अनुदान किया था। किसमें? 10वें वित्त आयोग में, जिसमें ग्राम पंचायतें और नगर निकायों की हिस्सेदारी क्रमशः 80-20 के अनुपात में थी। किस अनुपात में थे? 80-20 के अनुपात में थी। 10वें वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों और नगर निकायों की हिस्सेदारी कितनी थी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 80-20 के अनुपात में। किस अनुपात में? 80-20 के अनुपात में। ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए इसमें केंद्रीय वित्त आयोग और समय अवधि दी गई। देखिए फ्रेंड्स 10वां केंद्रीय वित्त आयोग देखिए फ्रेंड्स कब से कब था? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 10वां वित्त आयोग था 1995 से 2000 के बीच। कब से कब था? 1995 से 2000 के बीच, यानी कि इसका आंसर ए गलत है। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा ये सही सम्मिलित नहीं है। 10वां वित्त आयोग 1995 से 2000 के बीच था। 12वां वित्त आयोग 2005 से 2010 के बीच, 2005 से 2010 के बीच। 13वां वित्त आयोग 2010 से 2015, 13वां वित्त आयोग 2010 से 2015। 14वां वित्त आयोग 2015 से 2020 तक। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। इसमें देखिए 10वें वित्त आयोग की पंचायत अवधि 1995 से 2000 थी। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कृष्णचंद्र पंत थे। कौन थे? केसी पंत थे। कौन सा वित्त आयोग 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अस्तित्व में आने से ठीक पूर्व गठित हुआ था? देखिए अपने बताइए कौन सा? तो फ्रेंड्स याद रखिए 10वां वित्त आयोग। कौन सा वित्त आयोग? 10वां वित्त आयोग। 10वें वित्त आयोग का गठन 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में किया गया। 73वें व 74वें संविधान के अस्तित्व में आने से ठीक 1 वर्ष पूर्व गठित हुआ था। ठीक 1 वर्ष पूर्व गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष का चुनाव किस क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से किया जाता है? देखिए मैंने बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वित्त आयोग के अध्यक्ष का चुनाव, किसका चुनाव? अध्यक्ष का चुनाव। इसका आंसर डी सही है, सार्वजनिक मामले में। किस मामले में? सार्वजनिक मामले में। वित्त आयोग विविध प्रावधान अधिनियम 1951 और वित्त आयोग वेतन और भत्ते नियम 1951 में निहित प्रावधानों के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष का चुनाव सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से किया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंद किशोर सिंह किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? कितना सरल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको मालूम 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 27 नवंबर 2017 को। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14वें वित्त आयोग ने अपने विभाज्य पूल से कितना प्रतिशत स्थानीय निकायों को आवंटित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने बताइए 14वें वित्त आयोग ने अपने विभाज्य पूल से कितना प्रतिशत स्थानीय निकायों को आवंटित किया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 4.31%। कितना किया? 4.31%। इसका आंसर सी सही है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर YV रेड्डी थे। 14वें वित्त आयोग ने अपने विभाज्य पूल से 4.31% स्थानीय निकायों को आवंटित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग ने अपने विभाज्य पूल से कितना प्रतिशत स्थानीय निकायों को आवंटित किया? ये फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा। 15वें वित्त आयोग ने अपने विभाज्य पूल से कितना प्रतिशत स्थानीय निकायों को आवंटित किया? देखिए इसमें बताइए। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसमें भी 4.15%। 14वें वित्त आयोग में 4.31%, 15वें वित्त आयोग में
4.15%, 4.15%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म से तात्पर्य है। देखिए मैंने बताइए जन्म से क्या तात्पर्य है, केवल जीवित जन्म से, केवल मृत जन्म से, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए मैंने बताइए, तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त दोनों यानी कि जीवित जन्म से भी और मृत जन्म से भी। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत परिभाषित शब्द के तहत जन्म से तात्पर्य जीवित जन्म या मृत्यु जन्म दोनों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जीवित जन्म से तात्पर्य है माता से निष्कर्षण के पश्चात संतान सांस लेता है, जीवन का कोई भी लक्षण प्रदर्शित करता हो, जीवन का कोई भी लक्षण प्रदर्शित करता हो, उपयुक्त दोनों सही है। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त दोनों सही है, इसका आंसर सी सही है। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। देखिए फ्रेंड बताइए मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, इसका आंसर बी सही है। जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से किया जाएगा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के भीतर राज्य क्षेत्र को रजिस्ट्रीकरण खंडों में विभक्त करने की शक्ति किसके पास है। महारजिस्ट्रार के पास, मुख्य रजिस्ट्रार के पास, केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास। इसका आंसर डी सही है, राज्य सरकार के पास। इसमें फ्रेंड्स ये पॉइंट्स भी याद रखिए कि महारजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार द्वारा। महारजिस्ट्रार की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा और मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, जो अभी आपने देखी थी। इसमें देखिए राज्य सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के भीतर राज्य क्षेत्रों को ऐसे रजिस्ट्रीकरण खंडों में जिन्हें वह ठीक समझे विभक्त कर सकेगी और विभिन्न रजिस्ट्रीकरण खंडों के लिए विभिन्न नियम विहित कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा संपूर्ण बीमा ग्राम योजना कब प्रारंभ की गई। देखिए इसमें फ्रेंड बताइए भारत सरकार द्वारा संपूर्ण बीमा ग्राम योजना कब प्रारंभ की गई थी। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 13 अक्टूबर 2017 से। कब स्टार्ट हुई थी, 13 अक्टूबर 2017 से। इसका आंसर ए सही है, 13 अक्टूबर 2017 से। इसमें देखिए भारत सरकार द्वारा ग्रामीण लोगों को सस्ती जीवन बीमा सुविधा प्रदान करने हेतु 13 अक्टूबर 2017 को संपूर्ण बीमा ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था, 13 अक्टूबर 2017 को। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा भारत सरकार द्वारा संपूर्ण बीमा ग्राम योजना कब स्टार्ट हुई थी, 13 अक्टूबर 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस योजना का सुमेलन सही है। देखिए इसमें फ्रेंड बताइए निम्न में से कौन सी योजना है जो सही सुमेलित है। देखिए इसमें कर से अनुदान आवास योजना, ये कब स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी फ्रेंड्स वर्ष 1999-2000 में। कब स्टार्ट हुई थी, वर्ष 1999-2000 में। राजीव गांधी स्वयं प्रकाश योजना, राजीव गांधी स्वयं प्रकाश योजना जून 2004। इसका आंसर बी सही है, राजीव गांधी स्वयं प्रकाश योजना जून 2004 में स्टार्ट हुई थी, ये सही है। सोजल योजना स्टार्ट हुई थी फ्रेंड्स 1996-97 में। कब स्टार्ट हुई थी, 1996-97 में। भारत निर्माण योजना, कौन सी योजना, भारत निर्माण योजना 2005 में। कब स्टार्ट हुई, 2005 में। इसमें देखिए कर से अनुदान आवास योजना वर्ष 1999-2000 में, वर्ष 1999-2000 में। राजीव गांधी स्वयं प्रकाश योजना जून 2004 में, राजीव गांधी स्वयं प्रकाश योजना जून 2004 में। सोजल योजना 1996-97 में। भारत निर्माण योजना 2005 में। कब स्टार्ट हुई थी, 2005 में। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आशा योजना किसके अंतर्गत शुरू की गई। देखिए फ्रेंड बताइए आशा योजना किसके अंतर्गत शुरू की गई। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। इसका आंसर भी सही है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। इसमें देखिए भारत सरकार ने ग्रामीण जनसंख्या की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 2005 में, कब 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया। इसके लिए सरकार ने मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री आशा नामक कार्यकर्त्री की व्यवस्था की। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिए आशा की नियुक्ति किसके अंतर्गत होती है, आशा की नियुक्ति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आशा कार्यकर्त्री की नियुक्ति किस वर्ष से की गई। अभी आपने देखा 2005 से। कब से स्टार्ट हुई, 2005 से। कब से नियुक्ति स्टार्ट हुई, 2005 से आशा कार्यकर्त्री को नियुक्त किया गया। ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से आशा कार्यकर्त्री के कार्यों का चयन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए इसको। माँ और बच्चे की देखभाल जैसे एएनसी टीकाकरण और परिवार नियोजन, जैसे एएनसी टीकाकरण और परिवार नियोजन, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में सुविधा प्रदान करने, समुदाय को संगठित करना, समुदाय को संगठित करना किसका कार्य है, आशा कार्य है। आगे देखिए, निकटतम पीएचसी और सीएचसी पहली रेफरल इकाई में इलाज की आवश्यकता वाले गर्भवती महिलाओं और बच्चों के साथ जाने के लिए सहचर्य की व्यवस्था करना। प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहली रेफरल इकाई में इलाज की आवश्यकता वाले गर्भवती महिलाओं और बच्चों के साथ जाने के लिए सहचर्य की व्यवस्था करना। ओआरएस पाउच आयरन और फॉलिक अम्ल संपूरक, मुख्य गोली और निवर्तनीय डिस्पोजेबल डिलीवरी किट,
जैसे आवश्यक प्रावधानों के लिए डिपो होल्डर। देखिए फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या सही है। तो फ्रेंड्स, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी सही है। इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। एक बार फिर देखिए इसको। आशा के कार्य में माँ और बच्चे की देखभाल जैसे एएनसी, टीकाकरण और परिवार नियोजन, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करने, समुदाय को संगठित करना, निकटतम प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, पहली रेफरल इकाई में इलाज की आवश्यकता वाले गर्भवती महिलाओं और बच्चों के साथ जाने के लिए सैचर की व्यवस्था करना, ORS पाउच, आयरन, फॉलिक अम्ल संपूरक, मुख्य गोली और निवर्तनीय डिस्पोजेबल डिलीवरी किट जैसे आवश्यक प्रावधानों के लिए डिपो होल्डर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना PM आशा योजना कब शुरू की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, बताइए PM आशा योजना कब शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा सितंबर 2018 में। कब स्टार्ट हुई थी? सितंबर 2018 में। इसका आंसर डी सही है। इसमें देखिए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, जिसे PM आशा के रूप में जाना जाता है, सितंबर 2018 में घोषित भारत सरकार की व्यापक योजना है। कैसी योजना है? व्यापक योजना है। PM आशा योजना का उद्देश्य खराब फसल होने के कारण संकट में फंसे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। खराब फसल होने के कारण संकट में फंसे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से किसका संबंध है? PM आशा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना के प्रमुख घटक कौन कौन से? देखिए अपनी बताइए कौन कौन से घटक हैं। कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, बिल्कुल बढ़ाना। खेती की लागत को कम करना, ये भी सही है। किसानों की आय बढ़ाने और सुरक्षित करने में सक्षम बनाना। किसानों की आय वृद्धि पर ध्यान न देना, बिल्कुल गलत बात है। देखिए अपनी बताइए इसका आंसर क्या सही है। इसका आंसर सी सही है। डी को हटाइएगा, इसका आंसर सी सही है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना सितंबर 2018 में शुरू हुई थी, जिसके प्रमुख घटक थे कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, खेती की लागत को कम करना, किसानों की आय को बढ़ाने और सुरक्षित करने में सक्षम बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा ग्राम योजना कब शुरू हुई थी। देखिए अपने बताइए गंगा ग्राम योजना कब शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स याद रखिए जनवरी 2016 में। कब स्टार्ट हुई थी? जनवरी 2016 में। इसका आंसर सी सही है, जनवरी 2016 में। इसमें देखिए गंगा ग्राम योजना जनवरी 2016 में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से शुरू किया गया था। किस जिले से? उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से शुरू किया गया था। गंगा नदी किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के लगभग 1600 गांवों को, कितने? 1600 गांवों को इस योजना के तहत विकसित किया जाएगा। कितने गांवों को? 1600 गांवों को इस योजना के तहत विकसित किया जाएगा। और हर घर में शौचालय होगा, हर घर में शौचालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। अभी आपने देखी गंगा ग्राम योजना जनवरी 2016 में। अब बताइए फ्रेंड्स गंगा कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो फ्रेंड्स याद रखिए वर्ष 1997-98 में। कब स्टार्ट हुई थी? वर्ष 1997-98 में। इसका आंसर भी सही है। गंगा कल्याण योजना वर्ष 1997-98 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लाखों करोड़ों लघु एवं सीमांत किसानों को अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए साधन उपलब्ध कराकर उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित करना था। किस योजना का? गंगा कल्याण योजना का। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा कल्याण योजना के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। देखिए अपनी बताइए कौन कौन से कथन इसमें सही है। विपन्न किसानों को बोरवेल्स और ट्यूबवेल की सुविधा प्रदान कर इन्हें भूमिगत जल के दोहन द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना था। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। आगे देखिए, प्रारंभ में इस योजना को समन्वित ग्रामीण विकास योजना की एक उप योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। ये भी सही है फ्रेंड्स। प्रारंभ में इस योजना को समन्वित ग्रामीण विकास योजना की एक उप योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। आगे देखिए, अप्रैल 1997 से इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया था। कब से? अप्रैल 1997 से। अभी आपने देखा था 1997-98 से। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी सही है। इस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। देखिए फ्रेंड्स बताइए, इस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रावधान किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रावधान किया गया था। नहीं फ्रेंड्स, 200 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रावधान किया गया। कितने? 200 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रावधान किया गया। यानी फ्रेंड्स इसका ए सही है, बी सही है, सी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर ए सही है। गंगा कल्याण योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 में शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 10 लाख कूप योजना कब शुरू की गई थी। देखिए अपने बताइए 10 लाख कूप योजना कब शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वर्ष 1989-90 में। कब स्टार्ट हुई थी? वर्ष 1989-90 में। इसका आंसर ए सही है। अब देखिए फ्रेंड्स इसी से अच्छा क्वेश्चन है, 10 लाख कूप योजना के प्रमुख लक्ष्य क्या थे। देखिए अपने बताइए 10 लाख कूप योजना के प्रमुख लक्ष्य क्या थे।
बेरोजगार लोगों को मजदूरी पर काम देना, बेरोजगार लोगों को मजदूरी पर काम देना बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण करना, योजना के अंतर्गत 10 लाख कूप का निर्माण करना, इसीलिए 10 लाख कूप योजना नाम पड़ा था। औद्योगिक बढ़ावा देने के लिए कूप का निर्माण करना था, औद्योगिक बढ़ावा देने के लिए कूप का निर्माण करना था। नहीं फ्रेंड्स, औद्योगिक बढ़ावा देने के लिए कूप का निर्माण नहीं करना था। तो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर डी सही है, इसका आंसर डी सही है। इसमें देखिए 10 लाख कूप योजना वर्ष 1989-90 में प्रारंभ की गई थी। ये योजना मुख्य रूप से बेरोजगार लोगों को मजदूरी पर काम दिलाने के उद्देश्य से सिंचाई के लिए खुले कुओं का निर्माण कराए जाने की योजना। इसके अंतर्गत 10 लाख कुओं का निर्माण कराया जाना था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वजल धारा योजना कब शुरू की गई थी? देखिए फ्रेंड्स बताइए स्वजल धारा योजना कब शुरू की गई? तो फ्रेंड्स याद रखिए 25 दिसंबर 2002 को। कब स्टार्ट हुई थी? 25 दिसंबर 2002 को। इसमें देखिए न्यूनतम लागत पर कम से कम समय में सभी गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 25 दिसंबर 2002 को स्वजल धारा योजना शुरू की गई थी। 25 दिसंबर 2002 को स्वजल धारा योजना शुरू की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाली योजना कब शुरू की गई थी? देखिए फ्रेंड्स बताइए हरियाली योजना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जनवरी 2003 को। कब स्टार्ट हुई थी? जनवरी 2003 में। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से संबंधित। इसको याद रखिएगा, जल प्रबंधन से संबंधित है। इस योजना की शुरुआत 2003 में हुई थी, जनवरी 2003 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाली योजना किससे संबंधित है? अभी आपको बताया था, इसको याद रखिए, जल प्रबंधन से संबंधित है। इसका आंसर सी सही है, जल प्रबंधन से संबंधित है। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। इस योजना के तहत बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए गांव के बाहर खेतों में तालाब बनाए जाने थे, ताकि उस पानी से भूमि के गिरते जल स्तर को उठाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद कपाट का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए इसमें बताइए फ्रेंड्स, कपाट का गठन किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। इसका आंसर डी सही है, 1986 में। कपाट के अध्यक्ष कौन होता है? देखिए बताइए कपाट का अध्यक्ष कौन होता है जिसका गठन 1986 में किया गया? देखिए बताइए कपाट का अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री। कौन होता है? केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री। इसका आंसर बी सही है, कपाट का अध्यक्ष केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री होता है। तथा ग्राम विकास राज्य मंत्री इसके कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होता है। कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम विकास राज्य मंत्री। इसकी कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होता है किसकी? कपाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समन्वित प्रति भूमि विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए वर्ष 1989-90 में। कब स्टार्ट हुआ था? वर्ष 1989-90 में। समन्वित प्रति भूमि विकास कार्यक्रम वर्ष 1989-90 में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम सरकारी खराब भूमि और साधारण संपत्ति स्कीम को विकसित करने के लिए प्रारंभ किया गया था, जो ग्रामीण सूक्ष्म जल भंडारण योजना पर आधारित था। ठीक है, याद रखिएगा समन्वित प्रति भूमि विकास कार्यक्रम वर्ष 1989-90 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम। समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया था? देखिए फ्रेंड्स बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स याद रखिएगा छठवीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? छठवीं पंचवर्षीय योजना में। इसका आंसर सी सही है, छठवीं पंचवर्षीय योजना में। समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम छठवीं पंचवर्षीय योजना 1978-79 में लागू किया गया था। इस कार्यक्रम को 2 अक्टूबर 1980 को सर्वसुलभ कराया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न का सही सुमेलन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स बताइए इसका कौन सा सही है? स्वजल धारा योजना अभी आपने देखी थी 2002 में। कब स्टार्ट हुई थी? 25 दिसंबर 2002 को स्वजल धारा योजना। ठीक है फ्रेंड्स, ए को 2 से मिलाइएगा, ए को 2 से मिलाइएगा। हरियाली योजना जनवरी 2003 में। हरियाली योजना जनवरी 2003 में, यानी कि बी को 1 से मिलाइएगा, बी को 1 से मिलाइएगा। लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद कपाट का गठन 1986 में किया गया, यानी कि सी को 3 से मिलाइएगा। समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम 1978-79 में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बताइए इसका आंसर क्या सही है? फ्रेंड्स याद रखिए इसका आंसर ए सही है, इसका आंसर ए सही है। स्वजल धारा योजना 2002 में, हरियाली योजना 2003 में, हरियाली योजना 2003 में, कपाट का गठन 1986 में, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम 1978-79 में। इसमें देखिए फ्रेंड्स, स्वजल धारा योजना 2002 में, हरियाली योजना 2003 में, लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद कपाट का गठन 1986 में, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम प्रधान कम से कम कितने सदस्यों की मांग पर विशेष बैठक बुला सकता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 1/5 सदस्यों की मांग पर, कुल सदस्यों के 1/5 भाग पर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर ए सही है। ग्राम प्रधान नियत प्राधिकारी या कुल सदस्यों के 1/5 भाग के मांग पर
15 दिनों के भीतर विशेष बैठक बुला सकता है, 15 दिनों के भीतर विशेष बैठक बुला सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा के किसी बैठक की गढ़पूर्ति की संख्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए गढ़पूर्ति संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 1/5 कितनी होती है, 1/5 सदस्यों की संख्या का 1/5 भाग। इसमें देखिए ग्राम सभा के किसी बैठक की गढ़पूर्ति की संख्या सदस्यों की संख्या का 1/5 होती है, किंतु गढ़पूर्ति के अभाव में स्थगित की गई किसी बैठक के लिए गढ़पूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, स्थगित की गई किसी बैठक के लिए गढ़पूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा द्वारा किन कृत्यों का संपादन किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए ग्राम सभा द्वारा किन कृत्यों का संपादन किया जाता है। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम एवं अंशदान जुटाना, ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हिताधिकारी की पहचान करना। किसकी पहचान करना, हिताधिकारी की पहचान करना, ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही है। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम एवं अंशदान जुटाना, ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हिताधिकारी की पहचान, ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता आदि ग्राम सभा के कृत्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक का आयोजन किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, बताइए ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया जाता है। ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के अंदर। बिल्कुल सही है, ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर सी सही है। प्रथम बैठक का आयोजन 30 दिन के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत सचिव के कार्यों को निर्धारित किया जाता है। देखिए मैंने बताइए ग्राम पंचायत सचिव के कार्यों को निर्धारित किया जाता है। कैसे किया जाता है, ग्राम प्रधान द्वारा। बिल्कुल नहीं, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। बिल्कुल सही है, राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। ग्राम पंचायत सचिव के कार्यों का निर्धारण राज्य सरकार या नियमित सशक्त कोई अधिकारी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत की भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। आपको बताना है भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, इसका आंसर ये सही है, ग्राम प्रधान होता है। ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधन समिति का सचिव कौन होता है। देखिए फ्रेंड्स बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो फ्रेंड्स ग्राम प्रधान बताइएगा, और सचिव पूछा जाए तो फ्रेंड्स लेखपाल बताइएगा। क्या बताइएगा, लेखपाल। इसका आंसर सी सही है, लेखपाल। उस ग्राम पंचायत के अधिकारिता में आने वाले क्षेत्र का लेखपाल होता है। कौन होता है, लेखपाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि प्रबंधन समिति कार्य क्या है। वन तथा वृक्षों का परीक्षण, अनुरक्षण तथा विकास करना, हाटों बाजारों तथा मेलों का प्रबंध, तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी, इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। भूमि प्रबंधन समिति के मुख्य कार्यों में वन तथा वृक्षों का परीक्षण, अनुरक्षण तथा विकास, हाटों बाजारों तथा मेलों का प्रबंध, तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास, जोत चकबंदी में सहायता आदि सम्मिलित है। जोत चकबंदी में सहायता आदि सम्मिलित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि प्रबंधन समिति का क्या कार्य नहीं है। भूमि का बंदोबस्त एवं प्रबंध, भूमि का बंदोबस्त एवं प्रबंध, वनों तथा वृक्षों का विकास, आबादी स्थलों तथा ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण तथा विकास, ग्राम संपत्ति का अंतरण। ग्राम संपत्ति का अंतरण किसका कार्य नहीं है, भूमि प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसका आंसर डी सही है। ग्राम संपत्ति का अंतरण भूमि प्रबंधन समिति कार्य नहीं है। ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधन समिति ग्राम संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा भूमि प्रबंधन समिति के कार्य में भूमि का बंदोबस्त तथा प्रबंध, वन तथा वृक्षों का विकास, आबादी स्थलों तथा ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण तथा विकास, ये भूमि प्रबंधन समिति के कार्य में है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।